हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दिस इज मधु चौधरी और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, गुड आफ्टरनून। जिससे आप कनेक्शन फील करें वो आप महसूस कर सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेल डिवीजन चल रहा है, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। इसमें टॉपिक चल रहा है सेल डिवीजन। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है ना। इसमें हमने काफ़ी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी जो स्टार्टिंग का है वही समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा किया जा रहा है, कुछ यूज़फुल है, आप लोगों की ज़रूरत का है और आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आपका अपना चैनल विजन क्लासेस। खैर, हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, हम उसमें पढ़ रहे हैं माइटोटिक डिवीजन। डिवीजन 3 तरीके का होता है, माइटोटिक, मियोसिस और एमाइटोसिस। एमाइटोसिस भी बताया जाएगा। अभी मैंने आपको माइटोटिक और मियोसिस को समझाया है। मेन यही 2 तरीके का होता है ना। प्लांट में माइटोटिक होता है और मियोसिस सिर्फ जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ये बताया गया है। माइटोटिक डिवीजन में जो है पहली फेज होती है इंटरफेज, उसकी सब फेज होती है G1, S और G2, जो कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रही है। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ समझा मैक्सिमम चुके हैं इन सबको, और जो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं उनको रीड करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको हम समझाएंगे, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। इससे पहली जो 2 वीडियो हैं उनको अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले वाली मतलब कि कल वाली जो वीडियो और परसों वाली, परसों ये टॉपिक शुरू किया गया था तो परसों अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। अगर परसों वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको कल वाला कम समझ में आएगा और आज वाला और कम समझ में आएगा। तो जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं वो पहले पिछली 2 वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, हम लोग जो है जीवन फेज को पढ़ चुके थे। जीवन फेज में जो है किसकी सिंथेसिस होते हैं। जीवन फेज में जो है आरएनए और प्रोटीन, जो नेसेसरी प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस करते हैं। ये जो है इंटरफेज की पहली फेज है और ये जो है इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि ये जो है 6 से 12 घंटे तक चलती है। उसके बाद आती है एस फेज। एस फेज सिंथेसिस फेज कहते हैं, रेप्लिकेशन फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन होता है, जो कि यहाँ लिखा भी गया है। मैं रीड कर देती हूँ। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, डीएनए गेट डबल। सिंथेसिस की जाती है या रेप्लिकेशन किया जाता है तो उससे डीएनए डबल हो जाता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है जो सिंथेसिस की जाती है और ये कवर करती है प्रत्येक डीएनए के स्ट्रैंड को। एवरी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज कवर्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन। सेंट्रोसोम जो है सेंट्रियोल रेप्लिकेट होता है एस फेज की लेट एस फेज में, लास्ट में, जब जो है G2 फेज आने वाली होती है और एस फेज खत्म हो रही होती है, तब जो है सेंट्रियोल डबल होता है। इन द सेल विच डज नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ रिमेन इन इंटरफेज लाइफ इंटरफेस थ्रू लाइफ एज नर्व सेल। जो कुछ सेल ऐसी होती हैं जो पूरा सेल डिवीजन नहीं परफॉर्म करती। भाई हमने डिवीजन अगर सेल परफॉर्म नहीं, एक सीक्वेंस होती है डिवीजन की, वो पूरी सेल अगर परफॉर्म कर रही है तो उसका जो एम होता है डिवीजन करने का सेल के, वो फुलफिल हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर डिवीजन ज़्यादा कर लेती है उससे क्या कोज होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन से कैंसर कोज होता है। जिस भी सेल में एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा तो वो कैंसर कोज करेगी। और अगर कोई सेल डिवीजन पूरा नहीं कर रही है, पहले ही एग्जिट हो जा रही है, उसको जीरो जो है सफिक्स में लगेगा। यहाँ लिखा भी है, देखिए ये है यहाँ पे ना। के बाद भी कुछ जो है सेल्स जो है निकल जाते हैं, कुछ एस के बाद भी निकल जाते हैं। जो सेल्स निकल जाती हैं सेल साइकिल से, इंटरफेज की G1 फेज से, एस फेज से, G2 फेज से निकल जाती हैं, तो वो रिमेन इंटरफेज में ही रहती हैं। वो कभी उसके आगे की फेज नहीं पूरी कर दी थ्रू आउट द लाइफ। और ऐसी सेल का एग्जाम्पल हमारी बॉडी में एक ही सेल है, वो है नर्व सेल। नर्व सेल जो है कभी भी डिवाइड नहीं होती आफ्टर बर्थ। जो है ना, बर्थ तक वो जितना बर्थ होने से पहले मदर के वूम्ब में जितना जो है डिवीजन होना होता है नर्व सेल में, जितने भी न्यूरॉन नर्व्स बननी होती हैं वो सब बन चुकी होती हैं। उसके बाद वो डिवीजन नहीं करती हैं थ्रू आउट द लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूरॉन की, जिनकी IQ कम है, न्यूरॉन की संख्या कम है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, IQ लेवल इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ये बाय बर्थ होता है। क्या मैं चाय लेके बैठी हूँ क्योंकि थोड़ा ना मुझे आलस सा आ रहा था। मैं बहुत देर से काम कर रही थी और करते करते थक गई थी, तो इसलिए मैंने चाय बनाई और मेरे ख्याल से ये ठंडी भी हो गई है। वीडियो शुरू हो गया और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने चाय भी बना के रखी है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से चाय और आप
आइए चाय पिया जाए और पढ़ाई किया जाए। सही में ठंडी हो गई। याद ही नहीं रहा कि चाय भी रखी है बना के, अभी मैंने देखा। खैर, फिर आती है G2 फेज। G2 फेज जो है इंटरफेज की लास्ट स्टेज होती है, ये सबसे छोटी होती है। G1S और G2 फेज में ये 3 से 12 घंटे की होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के सिंथेसिस इसमें होती है, जो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, आई थिंक, हाँ लिखा है। ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन या स्पिंडल फाइबर नहीं लिखा, स्पिंडल फाइबर होता है ना। और नेक्स्ट आता है दिस फेज में भी कॉल्ड पोस्ट डीएनए फेज, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस एस फेज में होती है, तो उसके बाद वाली फेज है, इसलिए इसको पोस्ट डीएनए फेज भी कहा जाता है, जो कि पहले भी एक्सप्लेन किया। जो फर्स्ट वाली जो वीडियो है ना, कल और परसों वाली वीडियो देखिए, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपको लगेगा कि एक सीक्वेंस है जो हमने फर्स्ट डे शुरू किया था वो अभी चल रहा है। और अगर आप आज ही देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, आपका आधे से ज़्यादा ऊपर से जाने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट या पूरा वीडियो देखें और आपको सारा आपको गेन हो, तो पहली 2 वीडियो ज़रूर जाकर देखें, है ना। और क्या था, हाँ, दिस फेज में भी कॉल्ड पोस्ट डीएनए फेज। पोस्ट डीएनए फेज किसको कहा जाता है? G2 फेज को कहा जाता है। सेल डिवीजन इन्वॉल्व एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दस सेल स्टोर्स एटीपी इन G2 फेज। G2 फेज में जो है सेल एटीपी को स्टोर करती है और एनॉर्मसली होता जाता है। आफ्टर G2 फेज सेल एंटर इन द एम फेज, है ना। यहाँ पे देखिए होगा डायग्राम ऊपर जो है ना, उसको एक बार और लेके आते हैं। वो डायग्राम बहुत अच्छा है। अगर ये आपको ये जो हम बोल रहे हैं या सेल डिवीजन कुछ भी बोलेंगे, वो सब इन्हीं दोनों डायग्राम के चारों तरफ घूमने वाला है। इससे बाहर सेल डिवीजन में, माइटोटिक सेल डिवीजन में कुछ नहीं जाने वाला है ना। और मियोसिस सेल डिवीजन में भी बाद में माइटोटिक ही होता है। मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड के बाद मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड में भी यही सब होता। तो ये कोर है सेल डिवीजन का। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। यहाँ से सेल साइकिल स्टार्ट होता है, ये G1 है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये M फेज है ना। यहाँ पे कहीं भी सेल निकल जाती हैं तो वो जी नोट फेज में आ जाती हैं। सेल साइकिल चेक्ड पॉइंट, हाँ यहाँ पे चेक्ड पॉइंट बने हुए हैं। चेक्ड पॉइंट क्या होते हैं? जब G1 फेज से सेल S फेज में एंटर करेंगी तो वहां पे एक चेक पॉइंट होगा। उससे क्या होगा कि जो काम G1 फेज में पूरा होना था वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो कंप्लीटली फॉलो किया गया, पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, तभी सेल एस फेज में जाएगी। और एस फेज में सिंथेसिस होनी है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की। G1 फेज में किसकी सिंथेसिस होनी है? आरएनए और नेसेसरी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। अगर वो कंप्लीट हो गया है, कर ली है सेल, तभी वो सेल एस फेज में जाने के लिए एलिजिबल है। ये इसका लिमिटेड क्राइटेरिया है। जैसे कि अब टीचिंग एग्जाम्स की हैं, देते ना, सीटेट कर दिया, यूपीटेट कर दिया, किस लिए? सुपर टेट देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? सीटेट और यूपीटेट। और यूपीटेट और सीटेट देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या कर डिसाइड की है गवर्नमेंट ने? बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह, है ना। तो ऐसे ही G1 फेज से एस फेज में जाने के लिए सेल के उसको प्रोटीन सिंथेसिस, जो नेसेसरी प्रोटीन है वो और आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी सेल एस फेज में जाएगी। और G1 फेज को प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। और जब वो कंप्लीट हो जाएगी, एस फेज में जाएगी। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन पूरा होगा, तभी वो सेल, उसके बीच में एक चेक पॉइंट होगा, है ना। तो वहां पे चेक क्या करेगा सेल कि इसमें एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होनी थी, वो हुई कि नहीं पूरी, और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होनी थी, वो हुई कि नहीं पूरी। अगर ये दोनों वर्क एस फेज में सेल ने कंप्लीटली अच्छे से पूरा किया, तभी सेल को आगे जाना दिया जाएगा, सेल के डिवीजन को आगे परसीव किया जाएगा। तो G2 फेज में जाएगा। फिर G2 फेज से M फेज में जाएगा, M फेज की पहली मेटा फेज में जाएगा, तो वहां पे एक चेक पॉइंट होगा, ये देखने के लिए कि जो है G2 फेज में जो काम होना था सेल में, वो हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज को पोस्ट डीएनए फेज कहते हैं। इसमें सारे मटेरियल डबल हो जाते हैं। जो सेल के अंदर होता है सारा कुछ डबल हो जाना है, उसका क्वांटिटी बढ़ जानी है। स्पिंडल फाइबर की आवश्यकता होती है, तो स्पिंडल फाइबर के लिए स्पेशल प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। सेल माइटोटिक फेज में जाने के लिए एकदम रेडी होती है।
एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, मेटाफेज है ना, उसमें जाने के लिए सेल एकदम रेडी है और सेल साइकिल का डिसीजन G1 फेज में लिया जाता है। तो यहाँ पे सेल चेक पॉइंट में, चाय एकदम ठंडी हो गई है, फिर भी चलिए पी लेते हैं। बार बार मैं भूल जा रही हूँ कि मेरी चाय भी रखी है। एकदम ठंडी, मैंने मटरी भी रखी थी खाने के लिए, लेकिन वो अब क्या खाएंगे क्लास के बीच में। चलो, हाँ मैंने 2 घूंट चाय पी तो थोड़ा रिफ्रेशनेस हो गई है। हाँ, तो सेल साइकिल चेक पॉइंट है आ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल विच इंश्योर प्रॉपर डिवीजन ऑफ द सेल। वही मैंने बताया ना कि किस फेज में क्या काम होना है, वो प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ, ये चेक पॉइंट करेगा। और अगर वो पूरा हुआ है तो सेल जो है अगले फेज में जाएगी। ईच चेक पॉइंट एसेस द कंडीशन ऑफ सेल फॉर नेक्स्ट फेज, है ना। चेक पॉइंट में यही चेक किया जा रहा है कि सेल जो अगली फेज में जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उसने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है कि नहीं, हाई स्कूल का एग्जाम पूरा किया है कि नहीं 11th में एडमिशन लेने के लिए, दैट इज चेक पॉइंट। देयर आर 3 नॉन चेक पॉइंट, 3 चेक पॉइंट होते हैं। फर्स्ट चेक पॉइंट बिटवीन किसमें, G1 और S के फेज में, मैंने बताया आपको, उसमें सेल चेक करेगी कि उसमें RNA का रेप्लिकेशन और नेसेसरी प्रोटीन का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को आल्सो नोन एज द रेस्ट्रिक्शन और स्टार्ट चेक पॉइंट और मेजर चेक पॉइंट। इसका ये नाम है, स्टार्ट चेक पॉइंट, मेजर चेक पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट, क्योंकि RNA है ना। इट कोज ट्रांजिशन ऑफ G1 टू S फेज, है ना, ये ट्रांजिशन होता है जहां चेक पॉइंट है। तो सेल जो है एस फेज में है तो उसका ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। इन G1 CDK बिकम एक्टिव बाय G1 साइकिल एंड ATP, है ना। CDK क्या है, CDK एक एंजाइम है जो सेल डिवीजन को रोक सकता है, रोक देता है कई बार। C2 काइनेज माइटोटिक साइक्लिन, ये क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो है सेल के डिवीजन को रोक देता है कई बार। समझ रहे हैं। G1 फेज साइक्लिन प्लस C2 काइनेज होता है ना। इसमें लिखा होगा आगे डायग्राम में, मैंने सब लिखा हुआ है आई थिंक। हाँ देखिए ये चेक पॉइंट्स है, लाइन है ना, बस आप ऐसे समझ लिए G1 से यहाँ ये चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट, ठीक। तो फिर ये हो गया। हाँ, ATP का होता है सेकंड चेक पॉइंट, किसमें होता है, G2 और M के बीच में होता है। प्रेजेंट बिटवीन G2M आल्सो कॉल्ड G2M चेक पॉइंट, जो यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे है फिर दूसरा यहाँ पे है ना। और थर्ड चेक पॉइंट आल्सो कॉल्ड मेटाफेज चेक पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट। थर्ड जो है यहाँ पे होगा मेटाफेज, ये मेटाफेज है ना, इसमें यहाँ पे होगा। और इस डिवीजन के फलस्वरूप, इस डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं जो एकदम इक्विवेलेंट होती है क्रोमोसोमेटिकली या जेनेटिकली पेरेंट सेल के, मदर सेल के, है ना। माइटोटिक डिवीजन सेल में क्या क्यों होता है, इसके लिए एक थ्योरी दी गई है, उसको कहते हैं कार्ल प्लाज्म थ्योरी। Hartwig was the mitosis. Hartwig says that meiosis is due to distribution of कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स KI ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के कारण, डिस्टरबेंस के कारण माइटोटिक डिवीजन होता है सेल्स में। इसका एक फॉर्मूला है, ये कभी पूछा तो नहीं जाता है, बहुत जरूरी नहीं है, बस आप ये फॉर्मूला KI इक्वल टू VN अपॉन VC अपॉन VN, ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी नहीं। VN का वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेल और VC माइनस VN वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या याद रखना है भाई, सेल के वॉल्यूम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम हटा देंगे तो उसमें क्या बचता है, साइटोप्लाज्म। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होगा VN, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, VC जो है वॉल्यूम ऑफ सेल है ना। और ये बहुत जरूरी नहीं क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन टॉपिक में है, कोर्स में है, तो इसलिए ये डाला गया। ये है स्मॉल सेल लेस साइटोप्लाज्म होगा, जितनी छोटी सेल होगी उसमें छोटा कम साइटोप्लाज्म होगा, तो हाई KI वैल्यू होगी, साइटोप्लाज्म कम तो जो है ना लेस साइटोप्लाज्म होगा, हाई KI वैल्यू होगा। KI के कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, KI मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स
division, it shows nucleus control and activity to cytoplasm and no division occur, है ना। न्यूक्लियस जो है सारी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और डिवीजन नहीं होता है। लार्जर सेल में मोर साइटोप्लाज्म होगा तो लो KI वैल्यू होगा। साइज ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये समझिए, साइज सेल का ज्यादा तो जो है साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा और KI वैल्यू कम। स्मॉल साइज ऑफ सेल, लेस अमाउंट ऑफ सेल, हाई अमाउंट ऑफ KI वैल्यू। बस इतना याद आप रखिए। इसमें कई बार होता है बस ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। इससे ज्यादा तो अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं और ये भी बहुत कम पूछा गया, तो बस इतना याद रखना। KI जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द साइज ऑफ सेल is directly proportional to the volume of cytoplasm present in cell. Okay, तो जो है more cytoplasm and less KI value division occur, it causes to lose control of nucleus on cytoplasmic metabolism. So large cell division into two, जब large cell होगी उसमें cytoplasm में क्या amount more होगा तो KI value is less, then they divide and become from one mother cell to two daughter cells are formed. सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होता है। एक सरफेस एरिया जो है सेल का इंक्रीज हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजेज आए, है ना। इट सेज दैट व्हेन सेल ग्रो इन साइज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। ऑब्वियसली कोई मोटा हो रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ही ना, तो सोचने वाली बात है। सेल बढ़ी, बॉडी बढ़ी, बॉडी का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसमें क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, इसको याद रखिए। Shell of size increase, volume is increase, but surface area remain less, ये याद करना है। फिनिश, एकदम चाय जो है ना ठंडी हो गई। खैर हाँ, तो कहाँ थे हम। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज, वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीज, बट सरफेस एरिया रिमेन लेस, सो it affect metabolic activity of cell which result into division of cell। समझे। सेल वॉल्यूम इंक्रीज, द सेल का जो है साइज इंक्रीज हुआ, सेल ग्रो इन साइज, सो व्हेन सेल ग्रो इन साइज वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीज, बट surface area not increase, the metabolic activity affect, that's why cell become रेडी या सेल गोज टू डिवीजन, है ना। जब जो है सेल का साइज बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है अगर, है ना, तो फिर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये इफेक्ट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और उसका रिजल्ट होता है सेल को डिवीजन करना पड़ता है, सेल डिवीजन परफॉर्म करती है। Above two hypotheses regarding the division of cell for completely discarded because new concept give the genetic control of cell division। दोनों ऊपर वाले कंसेप्ट जो है एकदम बेकार हैं, उनका कोई यूज नहीं है, उनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता, कुछ भी प्रूफ नहीं होता। ये पुराने कंसेप्ट आप भूल जाइए, एग्जाम में भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन इन कंट्रोल्ड बाय जेनेटिकली, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल और फिलहाल का कंसेप्ट यही है कि सेल डिवीजन जो है जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। पहले जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम थ्योरी दिया गया था, उसके पहले जो है कॉर्न प्लाज्म थ्योरी दिया गया था, और ये दोनों थ्योरी अब एक्सेप्टेबल नहीं है और इनको अब नहीं पूछा जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि एग्जाम में आता नहीं है ना। तो सेल डिवीजन कंट्रोल, सेल को डिवीजन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, सेल को डिवीजन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये हम कुछ एंजाइम्स हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करती हैं, उन्हीं के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस जो है हार्मोन है जो डिवीजन को प्रमोट करता है सेल के, है ना। CDK जो है, जो अभी हमने पढ़ा है, CDC2 काइनेज द विच इनहिबिट द सेल डिवीजन। अ सेल रिप्रोड्यूस बाय परफॉर्मिंग एन ऑर्डरली सेट सीक्वेंस और इरिवर्सेबल इवेंट। मैंने बताया ना, सेल डिवीजन क्या एक सीक्वेंस है इवेंट की, कि इसके बाद ये इवेंट होना है, इसके बाद ये शादी होती है, शादी है, समझिए सेल की शादी हो रही। क्या होता है सबसे पहले, क्या होता है, लड़का लड़की की देखने वाला काम होता है ना, देखने दिखाने वाला।
हाँ, कुछ जगह पे होता देखने दिखाने वाला, कुछ जगह पे वो पहले ही कर लेते हैं अपना देखना दाखना। तो जहाँ पहले हो जाता है तो वो इंटरफेस जो है ना G1S G2 वाली, तो वो पेरेंट्स के बिना पता किए ही हो जाती है। लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता। सेल में लड़का लड़की का देखने वाला जो प्रोग्राम होता है, मतलब कि तैयारी किसकी, सेल डिवीजन की, किसकी तैयारी, शादी की तैयारी, वो पेरेंट्स की नॉलेज में होती है, जहाँ पे लड़का लड़की देखे जाते हैं, है ना। अब आप कहेंगे मैं इतना मुस्कुरा के क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको जो है ये समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है ये सबके दिमाग में अच्छे से घुस जाता है और हर जगह होता है। तो आपको सेल डिवीजन याद करने की जरूरत है। जहां आपको लगे कि शादी की खुसुर फुसुर चल रही है, घर में गॉसिप चल रही है, खुसुर फुसुर मतलब गॉसिप खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर चल रही है अगर घर में किसी के, उसकी शादी की, तो समझ लीजिए वो गॉसिप जो चल रही है वो सेल साइकिल की प्रिपरेटरी फेज है ना। और ये एक सीक्वेंस में होती है, सीक्वेंस ही होता है ना शादी का। पहले लड़की देखेंगे, फिर लड़के वाले लड़की को देखने आएंगे, फिर अंगूठी पहनाई जाएगी, एंगेजमेंट का प्रोग्राम होगा, फिर जो है शादी की डेट निकलेगी, तिलक होगा, फिर शादी होगी, जयमाला होगी, मेहंदी हल्दी, ये सब सीक्वेंसली होता है ना। ऐसे ही होता है सेल में भी, सब सीक्वेंस होता है। पहले इंटरफेज आएगी, G1 आएगी, S आएगी, G2 आएगी, M आएगी, ये सब क्या है, शादी की तरह सीक्वेंस ही है ना। बस यही याद करना है कि सेल डिवीजन क्या है, शादी की तैयारी हो रही है इंटरफेज में, और उसके बाद शादी का पहला इवेंट जो आता है वो G2 फेज के लास्ट में आ जाता है कि लड़की देखा दाखी हो गई और हमको एंगेजमेंट कर देनी, दैट इज G2। फिर एम फेज क्या होती है, शादी के लिए तिलक। एनाफेज, प्रोफेज क्या है, शादी के लिए तिलक की तैयारी। फिर उधर लड़की के यहाँ क्या हुआ, मेटाफेज हुई, उसमें क्या हुआ, हल्दी लगा। लड़के को भी हल्दी लगता है, लेकिन मेहंदी का प्रोग्राम में इसलिए लड़की पक्ष के यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है ना, ज्यादा ज्यादा भर भर के मेहंदी लगाई जाती है। लड़के के यहाँ छोटा सा फूल लगा दो, बस हो गया। तो मेटाफेज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी वाला दिन आया, है ना। शादी वाले दिन में सुबह में तैयारी, पार्लर वगैरह, एनाफेज हो गई। और फिर फेरे हुए, जयमाल हुई, ये जो रात का प्रोग्राम होता है, टीलो फेज हुआ, शादी हुई और विदाई आ गई। विदाई भी अभी कराएंगे, ऐसी विदाई नहीं हो जाएगी सेल के डिवीजन की। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम जो है प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा विदाई और ये सब बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हाँ, है ना। तो a cell reproduced by performing an order set sequence of irreversible event in which the duplicates it is a content and then divide into two. These events are known as cell cycle। यही तो मैंने बताया इतनी देर, और उसने थोड़ा साइंटिफिकली बता दिया है। मैंने आपको थोड़ा व्यवहारिक लैंग्वेज में बताया कि सेल डिवीजन क्या होता है। भाई सेल डिवीजन एक सेट होता है, जैसे कि एक सीक्वेंस में शादी होती है, ऐसे सीक्वेंस में एक सेल डिवीजन होता है। एक से दो बन जाते हैं, एक सेल से दो सेल बन जाती है। शादी में भी यही होता, पहले एक इधर घूम रहा होता, पहले एक इधर घूम रहा होता, दोनों की शादी हो जाती, दोनों साथ हो जाते, दो हो गए, एक से दो हो गए ना। ऐसे एक सेल से दो सेल बनी, ऐसी शादी में एक से दो बन गए, दो से तीन बनेंगे, सेल डिवीजन में दो से चार बनेंगे, है ना। सेल डिवीजन क्या बनता है, पहले शादी हुई, सेल डिवीजन हुआ, एक से दो हो गए, शादी हुई। अब सेल डिवीजन में दो से चार होते हैं और शादी में दो के बाद तीन होते हैं। ये ध्यान दीजिए, दीज इवेंट्स आर नोन एज सेल साइकिल। इसको सेल साइकिल कहते हैं, उस इवेंट को शादी कहते हैं। मैं बता दे रही हूँ, शादी सेल साइकिल, शादी सेल साइकिल, शादी सेल साइकिल, एकदम पैरेलल है एक दूसरे के। हाँ देखिए, यहाँ पे चेक पॉइंट आ गया, मतलब चेक पॉइंट कहाँ कहाँ है, G1 S के बीच में है चेक पॉइंट, रेजिस्टिंग स्टेट है ये, और यहाँ पे G2 का और इसके बीच में आता है एम फेज के साइक्लिन B CDK1। यहाँ पे देखिए CDK1 है, यहाँ पे CDK2 है, यहाँ पे CDK4 है। ये वही CDK2 काइनेज एंजाइम जो चेक पॉइंट पर होती है, जो सेल साइकिल को इनहिबिट कर सकती है, कर देती है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप G1 में क्या होता है, सेल साइज बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, ग्रोथ फैक्टर होता है, DNA डैमेज तो नहीं है, ये सब यहाँ चेक किए जाते हैं। और ये जो बाहर निकली है, देखिए G1 फेज से कुछ सेल्स जो बाहर आ जाती है ना, नर्व सेल जो रिमेन इन इंटरफेज, जो हमेशा रिमेन इंटरफेज में रहती है, वो G0 फेज कहलाती है ना। फिर उसके बाद सिंथेसिस होती है G2 फेज में। फिर चेक पॉइंट आया, देखिए G1 और S के बीच में जो चेक पॉइंट आया, वहां पे अगर उसने सब कुछ पूरा कर लिया तो S में चली जाएगी, और कुछ L बाहर आ जाती है उसी चेक पॉइंट पे, वो G0 कहलाती हैं। और वो ऑलवेज
इंटरफेज में रहती हैं और बर्थ के बाद उनमें कोई डिवीजन नहीं होता। हमारी बॉडी में उसका कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सी सेल है उसका एग्जाम्पल, नर्व सेल उसका एग्जाम्पल है ना। साइज के लिए चेक होता है G2 और M के बीच में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ प्रॉपर कि नहीं हुआ, ये चेक होता है G2 और M के बीच में। Molecular biologists identify the biomolecules that control or drive the cell cycle. Many biologists come of whom work the invertebrates or frog egg other than yeast cell or the cell culture, है ना। कुछ बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसमें काम किया है। बायोमोलिक्यूल्स पर कि सेल डिवीजन कैसे होता है, इन्वर्टिब्रेट्स पे किया है, फ्रॉग के एग पे किया है, ईस्ट पे किया है, जो कि हम बता चुके हैं। साइंटिस्ट कुड नॉट scientists concluded that activity of enzyme known as cyclin dependence kinase enzyme, जो अभी बता रहे हैं CDKS, रेगुलेट द सेल साइकिल, यही तो बता रहे हैं। जितना बार चेक पॉइंट आएगा CDKS जो एंजाइम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो एंजाइम है CDKS2 रेगुलेट द सेल साइकिल। दे आर एक्टिवेटेड व्हेन दे कंबाइन विद की प्रोटीन कॉल्ड साइक्लिन। ये तभी एक्टिव होती है जब ये है अपनी की पॉइंट की जो एंजाइम है साइक्लिन उससे अटैच हो जाती है। मैं सोच रही हूँ ना इस स्टेज को खत्म करें और हम M फेज कल शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी सेल साइकिल खत्म करेंगे, 2 या 3 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि सब कुछ समझा चुके हैं आपको। फर्स्ट वाला वीडियो देखना बहुत मस्ट है इस टॉपिक का, जो कल परसों जो बना है ना। दे आर एक्टिवेटेड व्हेन दे कंबाइन द protein cyclin. Kinase is an enzyme that remove the phosphate group of ATP and add another group of protein. At some checkpoint, kinase enzyme combined with cyclin and this move the cell cycle forwardly. यही मैंने बताया CDKs एंजाइम जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो एंजाइम है, जब वो साइक्लिन अपने मार्कर एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो वो सेल साइकिल को फॉरवर्डली मूव करेगा और ये फॉस्फेट ग्रुप ATP से रिमूव कर देता है। S kinase is capable of starting the recombination of DNA after it combined with S cyclin G1 cyclin. After some time, S cyclin is destroyed and S kinase is no longer active. ये हमेशा इसमें एक्टिव तो रहता नहीं है, एक्टिव सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है या फिर उसको फॉरवर्डली मूव करता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ये डीएनए से जब कंबाइन करता है तो एस साइक्लिन G1 साइक्लिन हो जाती है और आफ्टर सम टाइम्स एस साइक्लिन इज डिस्ट्रॉयड एंड एस काइनेज इज नो लॉन्गर इन सेल साइकिल। और आगे जो लास्ट जो फिर आती है फेज M फेज आती है। M काइनेज इज कैपेबल ऑफ टर्निंग ऑन माइटोसिस आफ्टर इट हैज बाइंड विद M साइक्लिन G2 साइक्लिन, है ना। जब ये डीएनए के साथ साइक्लिन अटैच्ड होता है तो G1 साइक्लिन कहलाता है और M के साथ अटैच्ड होता है तो M काइनेज अटैच्ड होता है तो साइक्लिन के साथ उसको G2 साइक्लिन कहते हैं। S साइक्लिन अगर डीएनए के साथ अटैच्ड होगा तो G1 साइक्लिन और M काइनेज साइक्लिन अटैच्ड होगा तो M साइक्लिन तो G2 साइक्लिन उसको कहा जाता है। द डिटेल ऑफ सेल cycle varied from organism to organism, differ time in an organism, however certain characteristics are universal component of cell control. ये सभी को पता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्लांट में सेल का साइज, सेल की शेप, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफरेंट होती है तो सेल डिवीजन भी डिफरेंट होता है। इसमें कौन सी नई बात है ना। ये तो मतलब सोचने वाली बात है, मतलब सभी कुछ इजी सा रहता है लेकिन बस याद नहीं रहता, एग्जाम टाइम पे याद नहीं रहता। तो यही तो याद करना है बार बार, रोज रोज पढ़ेंगे, रोज रोज करेंगे तो याद हो जाएगा। द डिटेल ऑफ सेल साइकिल वेरिड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का टाइम अलग अलग होता है और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है, टेम्परेचर के और pH के अकॉर्डिंग इसका सेल साइकिल का टाइमिंग जो है चेंज होता रहता है। यूनिवर्सल कंपोनेंट सेल साइकिल को कंट्रोल कर लेते हैं। डिवीजन फेज आ जाती है, उसको M फेज कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। दिस इज फेज न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन टेक प्लेस का जो है M फेज में न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जो हम कल पढ़ेंगे, है ना।
कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस जो साइड न्यूक्लियस में डिवीजन होता है प्रोफेज एम फेज की में दो डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन में 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये हम कल पढ़ेंगे। इसमें एनाफेज स्मॉलेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज होती है। पूरे माइटोटिक डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? इंटरफेज स्टेज, जिसमें G1S G2 आते हैं। और एम फेज की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है ना? एम फेज की सबसे लंबी स्टेज है इंटरफेज, और इसकी सबसे छोटी स्टेज क्या है? एनाफेज स्टेज, जो कि हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी में नहीं, बस ये इसको पढ़ेंगे और फिर ये सेल साइकिल माइटोटिक वाली खत्म है। और मियोसिस में थोड़ा सा ही है जो इससे थोड़ा अलग होता है, साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा पढ़ना है ना? साइटोकाइनेसिस पढ़ना है। एमाइटोसिस को पढ़ लेना है बस। एमाइटोसिस एक तरीके का डिवीजन होता है, उसको पढ़ेंगे और फिर बस जो है सेल साइकिल खत्म, बड़ी इजीली खत्म हो गया। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा किया जा रहा है, कुछ काम का हो रहा है और आप लोगों को हेल्प मिल रही है और पसंद आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। एंड दिस इज मधु और चैनल है विजन क्लासेस, और आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाय, गुड इवनिंग।